सलाम सभी को। हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे फ्रेडरिक सोरो की बनाई हुई पेंटिंग का मतलब। इस चैप्टर की शुरुआत इस पेंटिंग से होती है। 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो ने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इस पेंटिंग में उन्होंने एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया और यह दिखाया कि यूरोप और एशिया के हर किस्म के लोग, हर क्लास के लोग, हर रेस के लोग एक लंबी सी लाइन में चल रहे हैं और उस मूर्ति से होते हुए गुजर रहे हैं। इस मूर्ति के या इस स्टैच्यू के एक हाथ में तो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन मीन्स अ डॉक्यूमेंट जिसमें ह्यूमंस के फंडामेंटल राइट्स को एनलिस्ट किया गया है, और दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। नॉट टू रिमाइंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एनलाइटनमेंट थिंकर्स का बहुत बड़ा रोल था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले 1776 में अमेरिका के रिवॉल्यूशन में जब यूनाइटेड स्टेट्स बना तब चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन ऑलरेडी ड्राफ्ट किए जा चुके थे। इसी मूर्ति के सामने जमीन पर कुछ टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए हैं। इस पेंटिंग में ऐसा दिखाया गया है कि उन टुकड़ों में कहीं क्राउन है, कहीं कुछ और चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। इन बिखरे हुए टुकड़ों को डिक्लाइन ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के तौर पर दिखाया गया। अब सवाल यह आता है कि ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव करती हैं। सो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर पे किसी भी किस्म का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस वक्त तक एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता था जो स्ट्रिक्टली मोनार्कियल हुआ करती थी। सो बेसिकली जो जमीन पर टुकड़े बिखरे पड़े हैं उसमें एब्सोल्यूटिज्म और मोनार्की के अंत को दिखाया गया है। इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरो ने एक आइडियल वर्ल्ड की कल्पना की है, एक यूटोपियन दुनिया की कल्पना की है। इस यूटोपिया में लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, इस यूटोपिया में डेमोक्रेसी फॉलो की जाएगी, इस यूटोपिया में फंडामेंटल राइट्स को वैल्यू दिया जाएगा, और इस यूटोपिया में मोनार्की की, इस यूटोपिया में एब्सोल्यूटिज्म की और किसी भी किस्म के डिक्टेटोरियल रेजिम की कोई जगह नहीं होगी। या यूं कहें कि किसी भी किस्म के कंजर्वेटिज्म की कोई जगह नहीं होगी। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ कंजर्वेटिज्म के डिक्लाइन को भी यह पिक्चर दिखाती है। किसी भी किस्म का फ्यूडल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्लेवरी हो, चाहे सर्फडम हो, वो सारे के सारे जमीन पर इस पिक्चर में बिखरे पड़े हैं। अब जरा वापस मूर्ति और उसके आसपास के लोगों पर आते हैं। सबसे आगे लाइन में कौन चल रहा है? ऑफ कोर्स सबसे आगे लाइन में चलने वाले यूएसए और स्विट्जरलैंड है। ये पेंटिंग बनाई गई 1848 में। ये वो साल था जब फ्रांस में लिबरल रिवॉल्यूशंस हुए। हालांकि 1789 में फ्रांस में ऑलरेडी रिवॉल्यूशन आ चुका है, पर 1789 के भी 13 साल पहले 1776 में नॉर्थ अमेरिका में रिवॉल्यूशन आ चुका है और यूएसए एक देश की तरह ऑलरेडी उभर चुका है। तो इसलिए सबसे आगे जो लीड कर रहा है प्रोसेशन को वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश जो इस वक्त तक ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। यूएसए के ठीक पीछे चलता हुआ आ रहा है फ्रांस अपने आइडेंटिफाइबल ट्राई कलर फ्लैग के साथ। उसका फेमस ट्राई कलर फ्लैग जो फ्रांस के लोगों ने 1789 के रेवोल्यूशन के बाद अपनाया था। फ्रांस के पीछे चलते हुए आ रहे हैं जर्मनी के लोग। अब यहां पर एक सवाल यह उठता है कि 1848 तक तो जर्मनी जैसा कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था। जर्मन यूनिफिकेशन 1848 के काफी बाद हुआ है। तो फिर जर्मनी के लोग किसका झंडा उठाकर आ रहे हैं? जिस फ्लैग को जर्मन लोग कैरी कर रहे हैं वो किसी देश का फ्लैग नहीं है, वो उनके लिए लिबरल आइडियल्स का फ्लैग है। 1848 तक पूरे यूरोप में इंक्लूडिंग जर्मनी एंड इटली लिबरलिज्म फैल चुका था। इनफैक्ट 1848 was the climax when the liberal revolution of 1848 happens. Therefore, the flag which the German people are carrying is not a symbol of their nation but a symbol of liberalism and liberal hopes. जर्मनी के पीछे पीछे चले आ रहे हैं कुछ और किंगडम्स, जैसे ऑस्ट्रिया जो कि इस वक्त तक एक एम्पायर के रूप में एग्जिस्ट करता था, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी। मैं बता दूं, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, ऑस्ट्रिया, ये सारे पार्ट्स, ऑस्ट्रियन एम्पायर के कुछ पार्ट्स, ये सब बाद में इटली के साथ यूनिफाई हो जाएंगे।
इस वक्त तक इटली भी नहीं बना है। तो ये सारे स्टेट्स अपना अपना झंडा लेकर अलग से आ रहे हैं। लोम्बार्डी के पीछे पोलैंड, इंग्लैंड, रशिया और हंगरी जैसे देश हैं। रिमाइंड कराने की जरूरत है यहां पर, पोलैंड में रोमांटिक नेशनलिज्म आता है लिबरलिज्म के साथ, जहां पर पोलिश लोग अपने लैंग्वेज को एज अ टूल यूज करते हैं रशियन ऑपरेशन के खिलाफ। तो ये कहानी हम चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इसको हम चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इसको भी हम चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ अंतिम में ब्रिटेन का झंडा दिखता है। ब्रिटेन के लोगों ने भी एक अलग किस्म से अपना देश बनाया, एक यूनिक प्रोसेस था उनके देश के बनने का। इट वॉज नॉट लाइक द अदर नेशंस ऑफ यूरोप। तो वो यूनिकनेस क्या थी, वो अलग प्रोसेस क्या था, वो जब हम ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल इस पेंटिंग में आगे बढ़ते हैं। इस पेंटिंग में हम ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ क्राइस्ट का एक इमेज बना हुआ हमें दिखता है, कुछ एंजल्स दिखते हैं, कुछ सेंट्स दिखते हैं जो कि इस पूरे प्रोसेशन को हेवेंस से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो इस पूरे प्रोसेशन को अपना आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस पेंटिंग में ऊपर फ्रेटर्निटी का शब्द भी लिखा हुआ है, which symbolizes fraternity between all these nations or all these territories which are about to become nations। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक बड़े ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी से की गई है, एक पेंटिंग से की गई है, और जैसे जैसे वो मार्च उस पेंटिंग का आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस चैप्टर की कहानी आगे बढ़ती है। हालांकि हम इसमें यूएसए के बनने की कहानी हम नहीं पढ़ते, लेकिन फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और साथ में ग्रीस जैसे देशों के बनने की कहानी हम पढ़ते हैं। और जब इन सब के देश बनने का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो लास्ट में हम बाल्कन स्टेट्स के बनने और बिगड़ने की कहानी देखते हैं। नाउ हैविंग अंडरस्टूड द पेंटिंग, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। वन मार्कर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट हु इज लीडिंग द मार्च, about what does the Statue of Liberty symbolize. It symbolizes the Charter of Rights of Man and the ideas of enlightenment. A question may be asked, why is Austria, Lombardy, Kingdom of Two Sicilies, etc. are leading the march, although they are not yet nations? तो इसका जवाब मैं वीडियो में पहले ही दे चुका हूं। A question may be asked कि जमीन पर जो कुछ भी बिखरा हुआ है उस सब का क्या सिंबोलिज्म है, वो क्या सिग्निफाई करता है, तो इसका आंसर में भी मैं वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस पेंटिंग और द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस पेंटिंग कैन बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर। तो अगर ये 3 मार्कर या 5 मार्कर की तरह आता है तो आपको वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर देना होगा जिसकी बात मैंने वीडियो में की है। तो ये थी फ्रेडरिक सोरो के पेंटिंग के बनने की कहानी। आने वाले क्लासेस में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में आगे आगे राष्ट्रवाद कैसे फैला। थैंक यू सो मच।